चलिए, अंकिता डिम्पल कहाँ है फिर, 4 दिन से गायब है। क्यों, तुम लोग रूम पार्टनर नहीं हो क्या? चलिए, 9 श्लोक देख लिए थे अपन ने। सिद्धि स्थान का 9वां अध्याय त्रिमर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक त्रिमर्मी चिकित्सा स्थान में भी आता है, तो वहां पे जो जो रोगों का उन्होंने वर्णन कर दिया था, उसके अलावा कुछ रोग बचे हैं जो वो यहाँ बताते हैं, है ना। उसमें हमने उसकी स्टार्टिंग की भूमिका पढ़ी थी मर्म के रिगार्डिंग, और मर्म की रक्षा होती कैसे है वो पढ़ा था। 9वां श्लोक जो है वो रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार रेफरेंस बन जाता है वहां से, और कोई भी सिद्धि स्थान 9 लगा नहीं पाता, है ना। 9वां श्लोक एक बार फिर से पढ़ेंगे, 9 और 10 दोनों। हृदय मूर्धिन बस्तौ च नृणाम प्राणः प्रतिष्ठिता। हृदय, मूर्धि और बस्ती, तीनों में प्राण प्रतिष्ठित होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? तस्मात् तेषां सदा यत्नं कुर्वीत परिपालने। इसीलिए इनका परिश्रम पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, तभी इनको महामर्म भी बोला गया है ना। और अगला श्लोक भी देखिए कि आबाद वर्जनम नित्यम स्वस्थवत अनुवर्तनम यदि पक्ष अर्थित विवाद मर्मणाम परिपालनम। इसलिए हमेशा स्वस्थवत का पालन करते हुए इन मर्मों की या इन 3 स्थानों की विशेष रूप से रक्षा करना बताया गया है। तो उन्हीं 3 स्थानों पर अगर कुछ कुछ रोग होंगे तो वो इंपॉर्टेंटली डिस्कस किए हैं उनने यहाँ पे, तो उसके कुछ कुछ रेफरेंसेस बनते हैं। इसको रेफरेंस लिख दो इस श्लोक पे, पूछेगा कभी कि ये श्लोक कहाँ का है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि 2 त्रिमर्मी है, तो सिद्धि 9 का है, 26 में ऐसा कुछ नहीं आया। उसके बाद चालू करते हैं अपतंत्रक और अपतानक रोग की संप्राप्ति। ये भी रेफरेंस इंपॉर्टेंट है कि चरक ने अपतंत्रक अपतानक रोग कहाँ बताया। सुश्रुत ने तो ये सब बात व्याधि में बता दिए, पर चरक ने बात व्याधि में ऐसा कुछ बताया नहीं, तो कहाँ बताए? तो उन्होंने यहाँ पे त्रिमर्मी में सिद्धि स्थान के अंतर्गत बताया। पहला रेफरेंस तो ये लिख लो, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं पहले इसको कि क्रुद्ध स्वई कोपनैर वायु स्थानाद ऊर्ध्व प्रपद्यते। क्रुद्ध है स्वय कोपनय वायु, अपने अपने कारणों से कुपित हुई वायु, स्थानाद ऊर्ध्व प्रपद्यते, ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ तो जाएगी क्योंकि ऊपर के रोग डिस्कस कर रहे हैं, अपतंत्रक अपतानक ऊपर के रोग है ना। तो क्रुद्ध स्वय कोपनर वायु स्थानाद ऊर्ध्व प्रपद्यते, इसको बस थोड़ा सा पॉइंट लगा लो कि अपने कारणों से कुपित हुई वायु कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ प्रकोपित होती है। फिर नीचे वाली लाइन देखो, वहां जाके वो क्या करती है? पीड़नम हृदय गत्वा सिरा शंख च पीड़यन, और वहां जाके वो हृदय को पीड़ित करती हुई शंख प्रदेश को भी पीड़ित करती है। हृदय और शंख दो चीज आई। कभी कभी ये पूछ लेता है कि संप्राप्ति जो घटित होती है अपतंत्र कप्तानक में, उसमें मेन तह दोष कहाँ जाते हैं? तो हृदय और शंख प्रदेश दोनों में। हृदय शंख को मार्क कर लो। फिर क्या होगा? तो धनुर्वत नमयेद गात्राण्य अक्षिन अक्षिपेन मोहयेत सता। उसके बाद क्या होता है? धनुष के समान गात्र को टेढ़ा कर देता है। वायु जो रहती है हृदय और वहां पे जाके शंख प्रदेश में जाके वायु बॉडी को जकड़ लेता है और धनुष के समान टेढ़ा कर देता है, जिससे आक्षेप होते हैं और क्या मोह की उत्पत्ति होती है। तो धनुर्वत नमयेत को भी अंडरलाइन करना, कभी पूछ लेगा।
और उसी के नीचे ब्रैकेट में एक और चीज लिखी है कि उस धनुष के समान नमन, जब वो जो हो जाती है ना, बॉडी जो है आपकी धनुष के समान मोल्ड हो जाएगी, तो उस मोल्डनेस के कारण श्वास भी लेते नहीं बनती, क्योंकि श्वास लेने के लिए डायफ्राम का फैलना जरूरी है। अब आपकी बॉडी बेंडेड है, तो बेंडेड अवस्था में डायफ्राम फैलेगा कैसे? इसलिए नीचे देखो, नीचे की लाइन लिखा है उच्छ्वासम निरुणद्दति, इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो उच्च श्वास है ना, मतलब इंस्पायरेशन करने में उसको बहुत दिक्कत होती है, सांस रुक जाती है, एक तरीके से निकलती ही नहीं। तो उच्च श्वासम निरुणद्दति वाक्य को भी अंडरलाइन करो, एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, नीचे देखो कृच्छेण चाप्युच्छ्वसिति स्तब्धोऽथ निमीलिका, स्तब्धोऽथ निमीलिका को भी याद रखो। स्तब्धोऽथ निमीलिका मतलब क्या होता है कि जो वो होते हैं आपके नेत्र, कृच्छता, बहुत ही ज्यादा कृच्छता से वायु बाहर निकलती है, और निकलती है तो क्या होता है, आंख जो है वो स्तब्ध हो जाती है, कभी कभी बंद ही हो जाती है ना, तो आंख स्तब्ध और बंद हो जाती है। इसको सबको भी मैं एक जैसा याद करा दूंगा। श्लोक नंबर बताओ भाई। 12, 13, 14, 15 को जो एक साथ बड़ा श्लोक है ना, अपतंत्रक अपतानक सिद्धि स्थान 9, सबको मिल गया। ठीक है, फिर क्या होता है, स्तब्धो अथ निमीलिका को भी अंडरलाइन करोगी, वो आंख जो है बिल्कुल स्तब्ध हो जाएगी या तो बंद ही रहेगी, निमीलिका मतलब बंद। कपोत कूजेत निसंज्ञा स्व अपतंत्र का, और कपोत मतलब कबूतर के समान कूजन करने के कारण और निसंग हो जाता है वो बिल्कुल, इस कारण इसको अपतंत्रक कहते हैं। यहां तक ब्रैकेट लगा लो अपतंत्रक का, है ना, अपतंत्रक के लिए यहां तक ब्रैकेट लगा लो। तो ऊपर तो ठीक है, किन कारणों से प्रकृति थोड़ी स्व स्व कारणों से ऊपर चली गई, कहाँ कहाँ स्थान संशय किया, तो हृदय और संघ प्रदेश, वो दो चीज मिली। धनुष के समान नमन कर देती है, टेढ़ा, इसलिए उसमें श्वास जो है वो रुक जाती है, और श्वास रुकने के कारण उसकी आंख जो है वो बिल्कुल स्तब्ध या खुलती नहीं है। और कब वो कपोत के समान कूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लो, सबको पता ही है। कपोत कूजन निसंज्ञा अपतंत्रक का है, तो अपतंत्रक को अपन याद रखेंगे तांत्रिक के समान, है ना। तांत्रिक, तांत्रिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तांत्रिक होते हैं बहुत खराब। अब बहुत खराब के पीछे इशू ये है कि सुश्रुत ने जब अपतंत्र का वर्णन किया तो उन्होंने बताया कि हाँ इसमें वात और कफ इन्वॉल्व होते हैं। चरक ने यहाँ पे वात बताया पर कफ पे कोई प्रकाश नहीं डाला, लेकिन चरक जब इसकी चिकित्सा बताएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे कि वात कफ शामक चिकित्सा करना चाहिए और तीक्ष्ण प्रतिबंध नशे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कफ है इसमें, चरक भी मानते हैं, इसलिए अपन इसको नॉर्मली वात कफ ही याद रखो, सुश्रुत का भी आया तो वात कफ ही रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, तांत्रिक जो होते हैं बहुत खराब होते हैं। ठीक, दूसरी कपोत पूजनम निसंज्ञा, तो जो निसंग होके पड़ा रहता है, देखो ना एक पूरी कहानी सुनना और उसको लिखना वहीं पे, जो निसंग होके पड़ा है और जिसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही है ना, और उसकी आंख जो है वो कैसी है, बड़ी मुश्किल से स्तब्धता से खुल रही है, या तो खुल ही नहीं रही है, बंद पड़ी है। तो ऐसी अवस्था को ट्रीट करने के लिए हम किसको बुलाते हैं, मतलब हम नहीं बुलाते, लोग, तो लोग जो है वो गांव के लोग वो तांत्रिक को बुलाते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन आपको मैच करना है तांत्रिक से, कि तांत्रिक कैसा होता है, एक तो बहुत खराब होता है ना। तो किस कंडीशन में बुला रहे हैं, तो भाई आपका जो पेशेंट है वो निसंग पड़ा है, उसकी आंख खुल ही नहीं रही है या बहुत स्तब्धता से खुल रही है, दूसरी चीज उसकी कष्ट से निकल रही है। तब आपने तांत्रिक को बुलाया, तो तांत्रिक ने आके क्या किया, तांत्रिक ने आके कबूतर की बलि दी, ये लिख लो। तांत्रिक ने क्या किया, आके कबूतर की बलि देता है तांत्रिक, सबसे पूजा पाठ करता है ना। तो कबूतर की बलि भी याद रहेगी, तो इसलिए कपोत पूजन भी किसका है, तांत्रिक का। अब इस अपतंत्रक में कुछ ऐसा है जो याद नहीं रह रहा, पर ये कोरिलेशन वहां पे लिख लेना शॉर्ट में।
क्लियर? समझ में आया क्या बोला? लिख लिया वहां पे सबने? 4-5 चीजें याद कर रहे हैं यहाँ से बस। मिल गया आकाश? ठीक है। उसके बाद की जो लाइन है वहां से ब्रैकेट बदल लो। दृष्टिम संस्तभ्य संज्ञाम चा हत्वा कंठेन कूजती, कंठेन कूजती को स्टार लगाओ। अब कपोतिव कूजती तो आपको पता है कि कबूतर की बलि कौन देता है? तांत्रिक देता है। लेकिन ये बोल रहा है कि कंठेन कूजती, कूजती मतलब क्या होता है? किसी के समान नहीं बोल रहा वो, सिर्फ बोल रहा है कूजती मतलब अव्यक्त आवाज आती है। काय से? कंठ से। तो कंठ से अव्यक्त आवाज कब आएगी? जब आप किसी चीज को तान दोगे, आपकी बॉडी को कोई अच्छी तरीके दोनों तरफ से तान दे, तो अजीब सी आवाज निकलेगी जो कोई पहचान नहीं पाएगा। तो अजीब सी अव्यक्त आवाज कब आती है? वहीं पे लिख लो कंठेन कूजती के ऊपर, अव्यक्त आवाज बॉडी को तान देते हैं तो आती है। तो अपतानक है ये। कंठेन कूजती अपतानक और कपोतिव कूजती अपतंत्रक। ये क्लियर है? नीचे चलो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, उसको लाइन को स्टार लगाओ, डब्बे में डालो कि हृदय मुक्ति नरा स्वास्थ्यम याति मोहम व्रते पुनः। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हृदय मुक्तम नरा स्वास्थ्यम। जैसे ही वायु हृदय से मुक्त होती है तो नरा स्वास्थ्य, नर मतलब जो पेशेंट है उसको स्वास्थ्य की अनुभूति होती है। और वापस जैसे ही वायु वापस हृदय में प्रवेश करती है तो फिर से वो मोह से आवृत हो जाता है। ये किसकी लाइन है? किसकी लाइन है? इसमें भी कंफ्यूजन है। हाँ तो बोलो ना, अपतानक की है, इतना क्यों कंफ्यूज होना? अपतानक की है। हृदय मुक्ति नरा स्वास्थ्यम याति मोहम अवृत पुनः। इसको याद रखना है कि हृदय में मुक्त होने से स्वस्थ हो जाएगा, और जैसे हृदय में आएगी पूरा मोह हो जाएगा। ये किसकी लाइन है? तंत्रक और तानक में कंफ्यूजन होता है, तो उसको याद कर लो कि अपतानक को हमेशा अपन पतन से याद करेंगे। पतन, है ना? तो कहीं से भी आदमी अगर गिरता है, उसका पतन होता है, तो उसके कंठ से आवाज निकलती है ना, कि गिर गया। तो कंठेन कूजती अपतानक। उसके बाद हृदय, कोई भी आदमी गिरता है ना तो किसी के दिल से गिर जाता है, अपन बोलते हैं ना कि यार दिल से उतर गया वो आदमी। तो अगर कहीं से पतन होगा आदमी का तो अपन क्या बोलते हैं? उसके दिल से वो उतर गया, मतलब उसका उसके हृदय से पतन हो गया। तो हृदय से पतन मतलब अपतानक। सुश्रुत ने बोला भी इसके लिए है, सुश्रुत का भी विमर्श पढ़ेंगे अपन। तो ऐसा याद रखेंगे कि हृदय मुक्ति नरक स्वास्थ्य वाला श्लोक पतन के लिए है, क्योंकि हृदय से कोई भी चीज या कोई भी आदमी की इमेज गिरती है ना? हृदय से निकल गया, हृदय से गिर गया, ऐसा बोलते हैं ना अपन, वैसा। क्लियर है ये लाइन भी? है ना? और दोष के संबंध में कोई डाउट है ही नहीं, लिखा ही है उसमें। वायु ना दारुणम प्राहुरे के, दारुण वायु के इस विकार को लोग अपतानक कहते हैं। तो पतन होने पे किसका प्रकोप होगा? पतन, गिरन, या कहीं से भी कुछ भी अपन चढ़े कूदे चोट लगी तो किस दोष का प्रकोप होता है? दौड़ना, चलना, गिरना, फिरना, बात का। तो बस यहाँ पे बात ही इन्वॉल्व है। इस पूरे अपतंत्र अपतानक में कोई डाउट है कि हाँ ये हमको याद नहीं रहेगा, या ये लाइन हम कैसे लगाएंगे? क्यों भाई? हो तो पूछो। ठीक है। अब कपोतिव कूजन, कपोतिव कूजन के ऊपर लिखो पारावतिव कूजन। कपोतिव कूजन के ऊपर लिखो पारावतिव कूजन। और पारावतिव कूजन किसका लक्षण है? मैंने याद कराया है, पुराने बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, उसकी भी ऐसी ट्रिक है। पारावत इव कूजनम,
और कपोत इव कूजनम, तो कपोत तो क्लियर है। पारावत इव कूजनम किसका लक्षण है? वेरी गुड। मानसी, खाली काश से काम नहीं चलेगा, क्या पड़ेगा? खाली काश से क्या पड़ेगा? कोई ट्रिक बताएगा कैसे याद कराया था? तो उसको अपन 5 रुपए वाली चॉकलेट देंगे। 10 रुपए की दे देंगे यार, अब बता दो। वाह यार, राखी के सबसे पास में कौन रहता है? कोई बोलेगा ही नहीं कि मैं रहता। राखी सबसे पास में कौन रहता है तुम्हारे? अरे मैं 10 रुपए फोन पे कर दूंगा, बता दो। हाँ, तो रानी की ड्यूटी है कि 10 रुपए वाली चॉकलेट लेके राखी को देगी। ठीक है रानी। हाँ, फोन पे कर दूंगा। ठीक है, गूगल पे 10 रुपए फीस से काट लेना रानी के। ठीक है राज। हाँ यार, कहाँ गूगल पे 10 रुपए भेजो तो अच्छा नहीं लगता ना। चलिए, कपोत विकूजनम, कपोत की बलि तांत्रिक देता है। पारावत विकूजनम, पैर कहाँ से स्लिप होता है? छत पर से। छत मतलब छतज कास का लक्षण। ठीक। एक और है, प्रततम कंठ कूजनम, ये भी मैंने याद कराया था। प्रततम कंठ कूजनम कहीं पढ़ा है? 10 रुपए की और मिल जाएगी, 20 हो जाएंगे। वेरी गुड, पार्शियल करेक्ट है। सन्निपातज नहीं, सम सन्निपातज ज्वर। सन्निपातज ज्वर 13 प्रकार का होता है, तो कौन सा सन्निपात? तो सम सन्निपातज ज्वर। रानी 20 रुपए दे देना है ना। तो सम सन्निपातज ज्वर का मैंने याद कैसे कराया था? कि प्रततम कंठ कूजनम, बहुत लंबा सा वर्ड है प्रततम कंठ कूजनम, इसलिए लंबे से ज्वर का वो लक्षण है, मतलब सम सन्निपातज ज्वर ऐसा। तो दोनों लंबे लंबे थे तो याद हो गए थे। तीनों क्लियर है? हम्म। अब विमर्श में आइए। विमर्श में अगले पेज पे देखिए, बीच में लिखा है, ऊपर से चौथी पांचवी लाइन पुरानी बुक की। सुश्रुत ने यह बताया है कि अपतंत्रक में वात और कफ दोनों दोष सम्मिलित रहते हैं। मिला सबको? विमर्श के बीच में से नीचे है कहीं, अगले पेज पे तीसरी चौथी लाइन। सुश्रुत ने यह बताया है कि अपतंत्रक में वात और कफ दोनों दोष सम्मिलित हैं तथा अपतानक में अपतंत्रक को अलग पढ़ा है। मिल गया? है ना? तो सुश्रुत का आपको पता है अपतंत्रक वात कफज है, तो वैसे भी हम याद करते हैं कि तांत्रिक लोग बहुत खराब है, तो सुश्रुत का वो अंडरलाइन कर लो। और उसके 1 2 3 4 5 4 लाइन नीचे देखो, लिखा भी है उनने। अपतानक के विषय में सुश्रुत ने कहा है, सो अपतान संज्ञ को यह पातत्य अंतरांतरा, ये पातत्य अंतरांतरा को याद रखना है। ये किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है अपतानक के लिए वात व्याधि के अंदर। तो अपन ने नाम ही वैसे याद किया है, अपतानक को याद कैसे कर रहे हैं अपन? कि किसी भी चीज का पतन। तो सुश्रुत ने क्या बोला? पातत्य अंतरांतरा, मतलब जो अंतरा अंतरा मतलब समय समय के अंतराल में जो गिर जाए बार बार, उसको बोलते हैं अपतानक। पतन,
तो पातत्य अंतरा अंतरा मतलब समय समय पर या कुछ कुछ समय में गिरना, पतन होना मतलब अपतानक, याद रहेगा। क्लियर है सुश्रुत का और चरक का दोनों? ठीक। अब तंत्रक रोग की चिकित्सा देखो। अब तांत्रिक ने तो कांड कर दिए, चिकित्सा क्या करोगे? तो देखो मैं बता रहा था आपको, तो लिखा है उसमें कि श्वसनम कफ वाताभ्याम रुद्धम तस्य विमोक्षयेत। कफ वात के कारण जो उसकी श्वास रुकी हुई है, उसको आप क्या करोगे? तीक्ष्ण प्रदमन नश्य देके सही करोगे, क्योंकि कफ और वात से आवृत है वो श्वास, तो वहां पे क्या करना है? तीक्ष्ण प्रदमन को स्टार लगाओ। लिखा ना वहां पे कफ और वायु द्वारा रुके हुए, मतलब कफ इन्वॉल्व तो है, इसलिए चरक ने क्लियर नहीं बोला, पर चिकित्सा से उनको लगता है कि हाँ ऐसा होगा। तो तीक्ष्ण प्रदमन नश्य की चिकित्सा देना है काय में? अपतंत्र। तो ये भी अपने को याद हो गया। कैसे याद हो गया? तांत्रिक जो है वो क्या करता है? हवन करते करते धमन करता है बार बार। कबूतर डाला, फिर एक धमन किया, फिर एक मंत्र बोला, फिर धमन किया उसको, ऐसे बार बार धमन कर करके क्या करता है? वो यज्ञ करता है, जिससे वो आग निकलती है ना। क्लियर है? तीक्ष्ण प्रदमन है ना, तो प्रदमन याद रखना। धमन कौन करता है यज्ञ में? तांत्रिक करता है, बस वही लिख लो ऊपर। ये आपका तंत्रक हो गया। इसमें कुछ काम की चीज और है, लास्ट वाला श्लोक देखो, श्लोक नंबर नंबर ही नहीं है, 20 होगा। अब तंत्रक नाशक घृत दिखा। अब तंत्रक नाशक घृत का रेफरेंस इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या क्या है। उसकी पहली वाली लाइन पढ़ो, क्या बोल रहे हैं वो? कि शोधनाम बस्ते तीक्ष्ण न हिताश तस्य कृत्स्न सहा। इंपॉर्टेंट लाइन है। वो ये कह रहे हैं कि अब तंत्रक में से पीड़ित रोगियों को अगर आपने शोधन करने वाली या तीक्ष्ण बस्तियां दी, तो वो कभी भी उसको हितकारी नहीं होगी। न हिताश्य कृत्स्न सहा, इंपॉर्टेंट, न हितास्तस्य कृत्स्न सहा को अंडरलाइन करना है। पूछता है कभी कभी कि अपतंत्रक की चिकित्सा क्या है? शोधन बस्ती, तीक्ष्ण बस्ती, अपतंत्रक नाशक घृत, ऑल, क्या आंसर लगाना है? केवल घृत लगाना है, क्योंकि शोधन और तीक्ष्ण बस्ती मना की है। अब क्या करता है आदमी? श्लोक पढ़ता है या नोट्स वोट्स में लाइन छप जाती है, तो उसको लगता है शोधन और तीक्ष्ण बस्ती और अपतंत्रक नाशक घृत देना है। ऐसा नहीं है। शोधन और तीक्ष्ण बस्ती का निषेध है, क्योंकि उसका कभी लाभ नहीं होगा तांत्रिक में। तो कैसे याद रखेंगे? तांत्रिक है, तांत्रिक बाबा जो हैं उनको शोधन तीक्ष्ण बस्ती वस्ती नहीं देते, विश्वास ही नहीं रखते हो बस्ती वस्ती में। बोले आपकी ट्रीटमेंट चिकित्सा आप अलग रखो, हम हमारा काम करेंगे मंत्र वाला। तो वो अपना घी वी और वो चलने देते हैं, दूध वूध। तो उसमें घी में कंटेंट क्या है देखो? सौवर्चल अभया व्योषय सिद्धम तस्मै घृतम हितम। क्या क्या? सौवर्चल अभया और व्योष से सिद्ध घृत देना है उसको, अपतंत्रक नाशक घृत बोला है चरक ने, इंपॉर्टेंट रेफरेंस। सौवर्चल अभया और व्योष, ठीक है ना। कम कंटेंट रहते हैं तो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सौवर्चल अभया और व्योष, है ना। तो ट्रिक क्या बनी अपनी? सेव, एस ए वी, एस ए वी बन गई। तो सेव, सेव कौन करता है आपको? मंत्रों से, तंत्रों से, या इन सब चीजों से सेव कौन करता है? तांत्रिक। तो ऐसा लिख लो वहां पे, तांत्रिक सेव करता है। सेव मतलब ऐसे भी, पेशेंट को बचाने के लिए अपन तांत्रिक को बुलाते हैं ना, तो सेव करने के लिए पेशेंट को अपन तांत्रिक को बुलाते हैं। सेव मतलब सौवर्चल अभया और व्योष। क्लियर है यहां तक? ये अब तंत्रक नाशक ग्रंथ का कंटेंट है, ऐसे भी सेव, तांत्रिक से बचाओ। लिख लिया? हम्म।
दो चीज और लिखो ऊपर। अब तंत्रक में एक बहुत फेमस योग है शुक नाश घृत, लिख लो शुक नाश घृत, शुक नाश घृत। ये भी अपतंत्रक में चलता है, बहुत बार पूछा गया है। किसने दिया है ये बताएगा कोई? किसका रेफरेंस है शुकनाश घृत अपतंत्रक में? अगर हिस्ट्री किसी ने पढ़ी होगी पिछले सेशन में। कोई है सज्जन 10 रुपए कमाने वाला? भेल, भेल लिख लो। आचार्य भेल ने सुकनाश घृत दिया है अपतंत्रक में। शुकनाश, है ना? सुकनाश, सुकनाश को कैसे याद रखेंगे? सुख और नाश। तो सुख का जब नाश होता है किसी घर में तब किसी को बुलाते हैं अपन बाधा दूर करने के लिए? तांत्रिक को। बस अपना काम हो गया। सुख का नाश जब होता है तब उसको दूर करने के लिए इसको बुलाते हैं तांत्रिक को। ठीक। उसके बाद आ जाओ अगले पेज पे। तंद्रा के कारण और संप्राप्ति। तंद्रा का रेफरेंस लिखो पहले तो। यहाँ पे बहुत से लोगों के रेफरेंस याद रखने हैं आपको। जैसे अब तंत्रक, अपतानक, फिर तंद्रा। निद्रा का वर्णन चरक ने कहाँ किया है? कौन बताएगा? जागृति बताएगी, राखी बताएगी, राज बताएगा। कितने लोग बता सकते? मानसी बताएगी। चरक ने निद्रा का वर्णन कहाँ किया? 10 रुपए का सवाल नहीं है ये, 5 रुपए का ही है क्योंकि बहुत इजी है। जल्दी, इतना समय नहीं है भाई। सूत्र 26। सूत्र 26 का नाम क्या है? अबे कम से कम चैप्टर्स के नाम में तो क्लियर रहो। हाँ तो चैप्टर 26 का ही पूछ रहा हूँ मैं। चैप्टर 26 का नाम आत्रेय भद्रकापी है। और आत्रेय और भद्रकापी नाम से ही क्लियर है कि आत्रेय और भद्रकाप्य आदि आचार्यों की वहां पे संभाषा हुई थी। और संभाषा हुई थी मतलब वहां पे रस विषयक प्रश्न आए थे। पूरा डीजी चरक सूत्र 26 में है। तो जहाँ डीजी का पोर्शन होगा, रस की बात होगी, वीर की बात होगी, विपाक की बात होगी, वहां पे आपकी निद्रा का क्या काम है? अच्छा, सबसे ज्यादा नींद किसको आती है? सबसे ज्यादा नींद किस पेशेंट को आती है? मोटे को। और मोटे का वर्णन कहाँ किया चरक ने? जागृति को तो अब मैं बहुत मानने वाला हूँ क्योंकि उसने पूरा सूत्र स्थान अटेंड किया है। मोटे का वर्णन चरक ने कहाँ किया? वेरी गुड अंकिता। चरक सूत्र 21। अष्ट निंदित पुरुष जहां बताए हैं, जहां मोटापे का वर्णन है, वहीं तो निद्रा का वर्णन भी करेंगे ना। और वहीं दिवा स्वप्न आदि सब योगों का वर्णन है। तो लिख लो कि निद्रा का वर्णन सबसे स्टार्टिंग में और तंद्रा का वर्णन सबसे लास्ट में, है ना? तो आखिरी में पूरी बुक वो लिख दी चरक ने जब, तब उनको आखिरी में बहुत आलसी तंद्रा जैसी आने लगी। तो तंद्रा सिद्धि 9 और निद्रा सूत्र 21। क्लियर? उसके बाद आइए तंद्रा के कारण संप्राप्ति। कारण संप्राप्ति को ध्यान में रखना नहीं है। मधुर स्निग्ध गुरु अन्न के सेवन से हो गई होगा क्योंकि तंद्रा में कफ होता है ना?
लास्ट लाइन देखो, समावृणोति ज्ञानादि तदा तंद्रा उपजायते, हृदय में आश्रित ज्ञान व स्रोतों को आच्छादित कर देती है, तब तंद्रा की उत्पत्ति होती है। दोष क्या है? वात उदीड़ित कफ, ऊपर ही देखो सेकंड लाइन पे, वायुनो उदीरित कफः, उसको अंडरलाइन करो। वायु द्वारा उदीरित कफ जो है वो प्रकोप होकर कहाँ जाता है? समावृणोति ज्ञानास्ति तदीम तंद्रा उपजायते, हृदय में आश्रित होता है और हृदय में ज्ञान व स्रोतस को अवरुद्ध कर या आच्छादित कर तंद्रा रोग को उत्पन्न करता है। तीन चीज याद रखना है। वात उदीरित कफ इसमें इन्वॉल्व है। कफ और वात उदीरित होकर कहाँ जाते हैं? हृदय में। अपतानक अपतंत्रक में भी हृदय में ही जा रहे थे, और हृदय में जाके ज्ञान व स्रोतस, स्रोतस कौन सा इन्वॉल्व है? तो ज्ञान व स्रोतस के आच्छादित होने पे। बस तीन चीज मार्क करो। क्लियर ही है। वो तो तंद्रा मतलब ऐसा आलसी जैसा आना, या कुछ समझ में नहीं आता ना अपने को, जागते रहते हैं फिर भी तो बोलते हैं कहाँ खोए हुए हो, ऐसा। लक्षण देखो, लक्षण भी वैसे ही है। हृदय व्याकुली भावो वाक्य चेष्टा इंद्री गौरवम मनोबुद्धि प्रसीदश्च तंद्राया लक्षणम मतम। क्या याद रखना है? हृदय व्याकुली भावो, हृदय जो है वो व्याकुलित रहता है या व्याकुल रहता है ना। वाक्य चेष्टितम, अचेष्टितम है वो, वाक्य अचेष्टितम। शरीर चेष्टा इंद्रियों में भारीपन हो जाता है ना। और मन और बुद्धि में प्रसन्नता नहीं रह जाती। तो तंद्रा का आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि मन बुद्धि अप्रसन्न है, इंद्री भारी भारी है पूरी, गौरवता है ना। वाक्य अचेष्टा, शरीर की भी अचेष्टा, ना शरीर से चलना है ना वाक से मुंह से कुछ बोलना है। हृदय व्याकुल। तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये तंद्रित आदमी की पोजीशन है, जो तंद्रा में पड़ा हुआ है, कहीं खोया हुआ है, ना उसको चलने की इच्छा हो रही, ना फिरने की इच्छा हो रही, और ना उसकी मन और बुद्धि प्रसन्न है ना। तो देख के समझ में आ रहा है कि तंद्रा के लक्षण। ये हो गए लक्षण। चिकित्सा क्या करोगे? सोए हुए टाइप के आदमी को, खोए हुए आदमी को जगाओ। अब जगाओगे कैसे? तो कफग्नम तत्व कर्तव्यम शोधनम शमनानि च, कफ नाशक शोधन शमन चिकित्सा करो। जितनी भी कफ नाशक शोधन शमन चिकित्सा कर सकते हो करो। ऑब्वियसली कफ को बढ़ाओगे तभी तो तमोभाव अलग होगा, और तमोभाव अलग होगा तो पेशेंट जाग जाएगा। और लास्ट में देखो, रक्त मोक्ष भोज्यम च कटु तिक्तकम, रक्त मोक्षण करो और कटु तिक्त भोजन कराओ। ठीक। अब कोई आदमी खोया हुआ है तो उसको सुई टोस दो तो जग जाएगा वो, ऐसा याद रखो। मतलब रक्त मोक्षण का विधान आया है कहाँ पे? यहाँ पे व्यायाम रक्त मोक्षण। और कटु तिक्त भोजन तो देंगे ही देंगे। तंद्रा है, कफ से आवृत है, तो उसको कटु तिक्त भोजन दे दो। क्लियर है? तंद्रा चिकित्सा लक्षण कोई ऐसे खास नहीं है, पढ़ के समझ में आने वाली चीज है। बोलिए भगवानों। ठीक है, अब आ जाओ बस्ती रोगों की गणना। वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस। चरक ने बस्ती रोगों का वर्णन कहाँ किया? तो बस्ती के रोग अलग होते हैं, मूत्रकृच्छ अलग है। तो मूत्र या बस्ती के रोग चरक ने सिद्धि स्थानों में बताए। और बस्ती रोगों की गणना कितनी है? तो देखो 13 बस्ती रोग बताए, स्टार ला के लिख लो वहीं पे। बस्ती रोगों की गणना चरक ने 13 की है। और वहीं पे नीचे देख लो, अभी सुश्रुत ने तीसरा विमर्श का तीसरा लाइन, सुश्रुत ने केवल 12 रोगों का होना बताया गया है, उसको अंडरलाइन करो। सुश्रुत ने केवल 12 बताए हैं, मतलब चरक से एक कम। तो क्या किया उनने? तो उसके भी नीचे एक लाइन लिखी है कि उन्होंने बस्ती कुंडल और मूत्र कृच्छ का वर्णन नहीं किया। चरक के जो बस्ती कुंडल थे और मूत्र कृच्छ था वो सुश्रुत ने नहीं माना। दो कम हो गए, 13 में से दो गए 11। अब एक कुछ एक्स्ट्रा माना, तो क्या माना? मूत्र कृच्छ की जगह उन्होंने मूत्र शुक्र का वर्णन किया। ठीक है। ये रिप्लेसमेंट याद कैसे रहने वाला है? बहुत इजी है। बोले कैसे? हम बता रहे। सुश्रुत जो थे वो सर्जन थे, ठीक है ना। और सर्जन लोग को कोई भी ऑर्नामेंट या कोई भी चीज पहन के ओटी में जाना अलाउड नहीं है ना। तो सुश्रुत को कुंडल पहनने में कठिनता होती थी, लिख लो वहां पे बस्ती लोगों के नीचे। सुश्रुत को कुंडल पहनने में कठिनता मतलब कृच्छता होती थी, इसलिए उनने मूत्र कृच्छ और बस्ती कुंडल नहीं माना, क्योंकि ओटी में कुंडल अलाउड ही नहीं है।
तो बस्ती कुंडल और मूत्र कृच्छ को हटा दो, 2 गए 13 में से कितने बचे 11, और मूत्र शुक्र को ऐड कर दो, मूत्र शुक्र को उनने ऐड कर दिया। क्लियर? बस्ती रोगों का रिप्लेसमेंट क्लियर है? क्या हटाया क्या माना सुश्रुत ने, है ना। उसके बाद लिखो चरक के कि बस्ती रोग पूछे या मूत्र दोष पूछे तो आप कितने लगाओगे 13। लेकिन अगर मूत्राघात पूछे कि चरक के मूत्राघात कितने या चरक के मूत्र कृच्छ कितने, तो क्या लगाना है, तो लिखो चरक के मूत्राघात होते हैं 8, चरक के मूत्राघात 8 और चरक के मूत्र कृच्छ भी 8, दोनों ही चरक के 8 हैं, मूत्राघात भी और मूत्र कृच्छ भी। चरक में कोई डाउट? ठीक है। सुश्रुत ने ये जो बस्ती रोग केवल 12 माने हैं ना, इन्हीं को मूत्राघात भी कहते हैं, है ना। सुश्रुत के मूत्राघात और बस्ती रोग एक ही है। मतलब सुश्रुत के मूत्राघात कितने हुए, 12, लिख लो वहीं। सुश्रुत ने मूत्राघात या बस्ती रोग 12 ही माने, उसका रिप्लेसमेंट भी आपको पता है। अब आ जाओ सुश्रुत के मूत्रकृच्छ पे, तो सुश्रुत ने मूत्रकृच्छ कितने माने, 8 ही माने, वो भी लिख लो। तो मूत्रकृच्छ चरक के सुश्रुत के दोनों के कितने कितने, 8 8। क्लियर? सुश्रुत के मूत्राघात या बस्ती दोष कितने, 12। चरक के बस्ती दोष कितने, चरक के बस्ती दोष 13 और चरक के मूत्राघात कितने, 8। पूरा हिसाब समझ में आ गया? कोई डाउट? है ना। 2 पॉइंट स्टार आके ऊपर लिख लो, माधव और योग रत्नाकर दोनों ने ही मूत्राघात 13 बताए। जो चरक के बस्ती दोष है ना 13, उन्हीं को माधव और योग रत्नाकर ने 13 मूत्राघात करके बोला है। कितने, 13। ठीक। एक और बचा है, कौन बचा है, वो जो नकल चोरते हैं इधर उधर से, वो बचे हैं ना अभी। उनने क्या किया, वाग्भट जी। तो वाग्भट जी ने क्या किया, नए लाए वो इस बार। वो बोले कि टोटल मूत्राघात 20 होते हैं। मूत्राघात मतलब पूरे यूटीआई को काउंट करके उन्होंने मूत्राघात बोला कि मूत्राघात 20 है। लिखो वाग्भट के अकॉर्डिंग मूत्राघात 20 है। जिन 20 में उनने क्या इंक्लूड किया, तो ब्रैकेट में लिखो, जिसमें बस्ती दोष 12 किसने माने, सुश्रुत ने 12 ही माने, है ना। मूत्रकृच्छ 4 और अश्मरी 4, ऐसे करके उनने टोटल 20 मूत्राघात बताए। किसने, वाग्भट ने। सुश्रुत से आधे चोरो, आधे चरक से चोरो और अपना नया नाम दे दो। तो 4 अश्मरी, 4 मूत्रकृच्छ और 12 मूत्र बस्ती दोष, ऐसे करके उनके 20 टोटल होते हैं मूत्राघात। संख्या में कोई डाउट है यहाँ पे, ऊपर से नीचे तक कहीं भी बहुत कंफ्यूजन करती है। माधव और योग रत्नाकर दोनों ने मूत्राघात कितने माने बेटा, बाकी लोग 13, लिख लो। माधव और योग रत्नाकर दोनों ने मूत्राघात कितने माने, 13। ठीक। तंद्रा जहां पड़ी थी उसके ऊपर एक स्टाइल आके पॉइंट लिखो कि अष्टांग संग्रह अनुसार, अष्टांग संग्रह अनुसार 3.5 दिन पुरानी तंद्रा को असाध्य माना है।
लिख लो। 3.5 दिन पुरानी तंद्रा असाध्य होती है, किसके अकॉर्डिंग? संग्रह के अकॉर्डिंग। क्यों संग्रह के अकॉर्डिंग? क्योंकि संग्रह बूढ़े लोग थे, और बूढ़े लोग आलस वालस करके अपन सोए रहो पड़े रहो तो बहुत चिल्लाते हैं। बूढ़े लोग को आलस वालस करने में बड़ी दिक्कत होती है, दूसरा भी करे तो उनको भी नहीं करने देते। तो इसलिए संग्रह जी को दिक्कत हो गई है तंद्रा से, तो उनने 3.5 दिन की तंद्रा को असाध्य मान लिया। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, चरक के मूत्र कृच्छ के स्थान पे सुश्रुत ने कौन सा बस्ती दोष माना है? मूत्र शुक्र। उसको याद करने का तरीका ये है, मूत्र कृच्छ में नीचे 2 मात्रा आती है ना, उस 2 मात्रा वाले कृच्छ को हटा दो और 2 ही मात्रा वाला शुक्र ऐड कर दो। ये भी आपको याद रखने का एक तरीका है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन लक्षण। सबसे पहला आता है मूत्रोक्साद। मूत्रोक्साद क्या होता है? तो देखो, सदाहम श्वेत सांद्रम व सर्वेशम लक्षण युतम। लवण युतम है कि लक्षण युतम? बस्ती प्रदेश में वायु द्वारा पित्त या कफ अथवा पित्त कफ दोनों का संघात होता है, अर्थात संयोग होता है, तब रक्त या पीले वर्ण का गाढ़ा मूत्र निकलता है, श्वेत वर्ण का गाढ़ा धायुक्त मूत्र निकलता है, अथवा इन सभी लक्षणों के साथ, अर्थात कभी रक्त कभी पित्त निकलता है। इसे मूत्रोक्साद कहते हैं। इसे पित्त कफ नाशक औषधों द्वारा जीतना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पित्त कफ देखो, इसमें अपने क्या देखना है? पित्त श्लेष्म हरैर जयेत। तो पित्त कफ को अपन क्या पढ़ते हैं? पीके। तो क्या ट्रिक बनेगी अपनी? पीके ओक दो। आदमी पीके ही ओकता है ना, तो बस पीके ओक दो। पीके ओक दो मतलब पित्त कफ हरैर जयेत चिकित्सा किसकी है? ओक्साद, मूत्रोक्साद। इसके अलावा इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, पित्त कफ नाशक, है ना। और एक और देखो, उसमें लिखा है मूत्रोक्सादम तो विद्या पित्तश्लेष्म हरैर जयेत, तो ठीक है। एक तो पीतम रक्तम वाला श्लोक आता है ना, पीछे छोड़ दिया क्या? हाँ ये देखो लिखा है, इसके पहले वाले श्लोक में देखो, पहले पेज पे, रक्तम पीतम घनम सृजेत। रक्तम पीतम घनम सृजेत, इसको अंडरलाइन कर लो कभी पूछे तो, है ना। तो वो अपनी जो पी के ओकता है ना, वो ओकने वाली सिचुएशन बता रहा है कि वो ओकता कैसे है। तो मूत्रम रक्तम पीतम घनम सचेत, कभी कभी रक्त के साथ, है ना, कभी कभी घन, कभी कभी सॉलिड, कभी कभी पतला, ऐसा उल्टियां उसको होती हैं पीने के बाद। कभी कभी दाह के साथ भी होती है, सदाह श्वेत सांद्रम, तो समझ में आ जाएगा आपको। कभी दाह के साथ हो रहा है, कभी रक्त पीत के साथ आ रहा है। तो ये ओकने के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं अपने पीने के बाद, कौन सी पी है उसके अकॉर्डिंग ओकेगा वो। ठीक है, ऐसे ये याद रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पीके। पीके मतलब पित्त और कफ। क्लियर? ठीक। दूसरा आता है मूत्र जठर। मूत्र जठर इंपॉर्टेंट है, क्यों है देखते हैं। विधारणात् प्रतिहतम वातोर्वाद वात उदावर्तितम यदा पूरतत्य उदरम मूत्रम तदा तद निमित्त रुक अपक्ति मूत्रविट संग्रहैर मूत्र जठरम वदेत मूत्र वेरेचनीम तत्र चिकित्सा संप्रयोजित। मूत्र वेरेचनी चिकित्सा देना इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। मूत्र वेरेचनीम तत्र, है ना, क्या है। और एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अपक्ति मूत्र विट संज्ञैर, मूत्र विट संज्ञे, मूत्र और विट का संग होना किसमें हो रहा है? मूत्र जठर में। और दूसरी चीज क्या याद रखना है? मूत्र वेरेचनीम चिकित्सा। अब मैं कोई चीज सोच के बताऊं कि मूत्र और विट दोनों का संबंध और विरेचन, इसका भी संबंध
कौन सी ट्रैक से है अपनी बॉडी की? अरे मूत्र और विट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? गलत पूछ रहा हूँ क्या मैं? एब्डोमेन मतलब जठर बोल सकते हैं ना उसको। यूरिनरी ट्रैक्ट में फॉर्मेशन नहीं होता बेटा। आयुर्वेद कहता है कि आम पकवाशय में जब प्रसाद और किट्ट भाग सेपरेट होते हैं तब मूत्र उसकी उत्पत्ति हो जाती है और सार भाग निकल के अलग हो जाता है। मेरा मतलब कहने का इतना है कि मूत्र हो चाहे विट हो चाहे विरेचन हो, विरेचन का संबंध भी आपके जीआई ट्रैक से ही है। और जीआई ट्रैक, पूरी ओवरऑल जीआई ट्रैक को क्या बोलते हैं आयुर्वेद में? जैसे मॉडर्न में तो थोरैक्स बोल दिया, पूरा थोरैक्स या जीआई ट्रैक आ गया। अपन लोग क्या बोलेंगे उसको? ये उदर है, ये पकवाशय है, सबको मिला के ओवरऑल कैविटी को अपन बोलते हैं जठर। हाँ, महाश्रोतस या जठर भी बोलते हैं। तो ऐसा याद रखना कि मूत्र, विट और विरेचन, विरेचन का संबंध भी अपान वायु से या जीआई ट्रैक से ही है। और जीआई ट्रैक से रिलेटेड एक ही मूत्र दोष है, वो कौन सा है? मूत्र जठर। याद रहेगा, ऐसा वहां पे लिखना है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात इसके निदान में भी है कि विधारणात प्रतिहतम वात उदावर्तितम, जब मूत्र के वेग को रोकने से रुकी हुई वायु ऊपर की ओर गतिशील होती है, मतलब उदावर्त के कारण कौन सा मूत्र दोष उत्पन्न हो रहा है। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना, अंडरलाइन कर लो बस, कि उदावर्त के कारण कौन सा मूत्र दोष होगा। तो कैसे याद रखेंगे? उदावर्त में वायु अवरुद्ध होके किस तरफ मूवमेंट करती है? मूत्र में वायु है, अपान वायु, वहां पे अवरोध है, अवरोध है तो अब ऊपर गई, तो ऊपर कहाँ पहुंची? ऊपर जाके वायु कहाँ पहुंचेगी? अरे यार, बहुत ही कंफ्यूजन में हो तुम लोग। अरे जठर में ही पहुंचेगी ना दादा, उधर जठर कुछ भी बोल लो, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक ही मूत्र दोष दिख रहा है ना, मूत्र जठर। बस ऐसा याद कर लो। तो उदावर्त के कारण कौन सा मूत्र दोष होता है, तो आपको दिखना चाहिए कि उदावर्त होके अवरोध से आके वायु ऊपर जाएगी, ऊपर मतलब कहाँ? जठर में। तो जठर में कौन सा दोष होता है? उदावर्त। ऐसा याद रखो बस। तीन ही चीज तो याद करना है। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हिंगू द्विरुत्तर का प्रयोग। स्टार लगाओ 15-20। हिंगू द्विरुत्तर चूर्ण कहाँ दिया है? तो दिया है मूत्र जठर। हर्निया वाले पेन में या ब्लॉटिंग से रिलेटेड, जहां भी वायु से रिलेटेड आपको ब्लॉटिंग या इस टाइप का कुछ पेन दिखे, वहां पे आप हिंगू द्विरुत्तर घर में बना के दे दो। इतना जल्दी फायदा लगता है कि आपकी वो जो ट्रामाडॉल वगैरह रहती है ना, उससे भी पेन खत्म नहीं होता, हिंगू द्विरुत्तर से हो जाता है। ठीक है, तो हिंगू द्विरुत्तर का रेफरेंस याद रखेंगे। देखो लिखा भी है, हिंगू द्विरुत्तर चूर्णम त्रिमर्मीय प्रकीर्तितम हन्यान मूत्र उदरानाहम आत्मायम गुद मेड्रयो। इंपॉर्टेंट है उसकी फलश्रुति। हन्यान मूत्र उदर आनाम आद्यमानम, आना आद्यमान और गुड मेद्र, मेद्री को होने वाले आद्यमान, सब जगह कहीं पे भी आद्यमान अगर हो रहा है या वायु अवरुद्ध होकर कहीं पे कुपित हो गई है, हिंगू द्विरुत्तर चूर्ण दे दो पूरे लोअर एब्डोमेन में कहीं भी। ठीक है ना? याद कैसे रख रहे हैं कि ये मूत्र जठर में दिया है? कैसे याद रखेंगे? फलश्रुति को अंडरलाइन करो। बहुत इजी है। हिंगू जो ड्रग है वो बेसिकली कौन से ऑर्गन पे काम करती है ज्यादा? हिंगू, हिंगुआस्तक चूर्ण या हींग को तो अपन खाने को देते हैं, तो कौन से, किस ऑर्गन से रिलेटेड देते हैं ज्यादा? उधर से। उधर शूल है, पेट में दिक्कत है, गैस बन रही है, कुछ भी हो, तो आप पहला चीज खुद हिंगवास्तक ही लिखते हो। लिख लो,
हींग को वैसे भी जठर के रोग में ही दिया जाता है, इसलिए हिंगू दुरुत्तर का रेफरेंस क्या है? मूत्र जठर। क्लियर? है ना? इसका एग्जैक्ट रेफरेंस आपको मिलेगा चिकित्सा स्थान 26वें अध्याय में, जहां त्रिमर्मी में बताया था ना हिंगू दुरुत्तर, उसको यहाँ पे इनने मूत्र जठर में भी दिया है। ठीक है, वहां तो जब पढ़ेंगे तो पढ़ ही लेंगे, यहाँ याद रखना कि मूत्र जठर में आया है। फिर देखते हैं अपन मूत्र कृच्छ का कारण संप्राप्ति और लक्षण। चाहे आप ये सोच रहे होंगे कि चरक ने मूत्र कृच्छ जब अलग से 8 माने हैं, तो फिर मूत्र कृच्छ को यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है? किसी के मन में ये सवाल आ रहा है? सवाल आने चाहिए। सवाल आना आपके जिंदा होने का प्रतीक होता है। मेरे पूछने के बाद आ रहा है तो सवाल आ नहीं रहा, पेसिवली लाया गया है। अगली बार ये सवाल एक्टिवली आना चाहिए। उसका आंसर ये है कि चरक कहते हैं कि मूत्रकृच्छ भले ही अपना एक स्वतंत्र डिसीज है, लेकिन जितने भी बस्ती के दोष हैं सभी में मूत्रकृच्छता तो होती ही होती है, चाहे वो कोई भी रोग हो। इसलिए मूत्रकृच्छ को बस्ती दोष में काउंट करना जरूरी है। भले ही मूत्रकृच्छ एक अलग स्वतंत्र रोग है, वहां पे उसका वर्णन है, तो यहाँ पे उनने हर बस्ती दोष में उसकी उपलब्धता होने के कारण उसको यहाँ पे बताया है। क्लियर? क्योंकि कोई भी बस्ती रोग होगा, मूत्रकृच्छता तो उसमें होगी ही होगी ना, इसीलिए। मूत्रकृच्छ का कारण देखो, मूत्रितस्य व्यवायत्तम रेतो वातोद्वतम च्युतम पूर्व मूत्रस्य पश्चात वा स्त्रवेत कृच्छम तदुच्यते। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली है ये मूत्र शुक्र ही। देखो, है मूत्र शुक्र ही, जैसे सुश्रुत ने इसको बोला ना, मूत्र कृच्छ की जगह मूत्र शुक्र बताया, ये भी मूत्र शुक्र ही है, पर चरक ने उसकी कृच्छता को दिमाग में रख के उसको मूत्र कृच्छ नाम दिया, और सुश्रुत ने उसके कारण को दिमाग में रख के उसका मूत्र कृच्छ नाम दिया। पढ़ो अंदर उसका कि मूत्र के वेग आने पर जो व्यक्ति बिना मूत्र त्याग किए मैथुन में प्रवृत्त हो जाता है, तो बढ़ी हुई वायु के द्वारा अपने स्थान से बहुत शुक्र मूत्र के पहले या पीछे गिरता है, उसे मूत्रकृच्छ या मूत्रकृच्छ कहा जाता है। तो अब ये कारण क्या हुआ इसका? कारण तो मूत्र शुक्र ही हुआ ना, तो सुश्रुत ने उसके कारण को पकड़ के उसको मूत्र शुक्र बोला, चरक ने उसकी कृच्छता को पकड़ के मूत्रकृच्छ बोल दिया। लेकिन व्हाट इज द आइडियल नेम फॉर दिस? तो आइडियलिटी नेम तो इसका मूत्र शुक्र ही होना चाहिए, क्योंकि संप्राप्ति में इसको बोला गया है। तो अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि शुक्र से रिलेटेड है मूत्रकृच्छ, मतलब मूत्रितस्य विवाद रेतो वातो उत्तम च्युतम, मैथुन के पहले मूत्र के आए हुए वेग को रोककर मैथुन में प्रवृत्त होने के कारण फिर उसके बाद जब वो मूत्र त्याग करने जाता है, तो मूत्र के पहले और बाद में उसमें शुक्र की प्रवृत्ति होती है। ये क्या है? मूत्रकृच्छ चरक के अकॉर्डिंग पूछेगा, चरक अनुसार किस रोग का है, तो याद कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? शुक्र का संचित होना बड़ा कठिन होता है, लिख लो। शुक्र का संचित होना बड़ा कृच्छता पूर्वक कार्य है। तो कृच्छ और शुक्र दोनों कनेक्टेड है। आई बात समझ में? शुक्र को संचित करना बड़ा कठिन कार्य है। कठिन मतलब कृच्छता, कृच्छता पूर्वक शुक्र जो है वो संचित हो पाता है बॉडी में, इसलिए अपन बोलते हैं कि उसका त्याग या उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आचार्य ने बोला है ना, देखो नीचे रेफरेंस विमर्श की पहली लाइन लिखा है कि इसे कृच्छ न मानकर सुश्रुत और वाग्भट दोनों ही इसे मूत्र शुक्र मानते हैं। सुश्रुत और वाग्भट दोनों, ठीक है ना? और उससे भी इंपॉर्टेंट सेकंड लाइन, वाग्भट का जो श्लोक है ना, उसी के नीचे देखो सेकंड लाइन लिखा है भस्मोदक प्रतीकाशम मूत्र शुक्रम तदुच्यते। ये इंपॉर्टेंट लाइन। वाग्भट ने मूत्र शुक्र के लिए क्या लक्षण बोला? भस्मोदक प्रतीकाशम। पूछा गया है कहीं पे, मिला सबको? है ना? उसी के ऊपर लिख लो। याद कैसे रखने वाले हैं? तो विभिन्न नई नई प्रकार की भस्मों का प्रयोग क्या बढ़ाने के लिए करा जा रहा है आजकल?
शुक्र बढ़ाने के लिए। तो शुक्र बढ़ाने के लिए विविध नई नई प्रकार की भस्मों का प्रयोग मार्केट में किया जा रहा है। बस भस्मोदक प्रतिकाशम मूत्र शुक्र का लक्षण हो गया। और चरक ने मूत्र शुक्र को कृच्छता से कोरिलेट किया है, क्योंकि शुक्र का संचित होना कृच्छता पूर्वक या कठिन कार्य है। ठीक दादा? है ना? मूत्रोत्संग, चौथा वाला देखो, मूत्रोत्संग। संग दिख रहे हैं आपको, क्लियर है? संग मतलब कहीं मूत्र अटक गया है या कहीं अवरोधित हो गया है। तो देखो पहला उसका कारण पूछा जाता है, कहीं मेरे को दिखा है, क्षय वैगुण्य अनिलाक्षेपे। दो ही कारण है मूत्र के न निकलने के, या तो क्षय वैगुण्य मतलब उस स्रोतस में कोई रुष्टि है, या अनिलाक्षेपे या वहां पे वायु उसको मूत्र के खींचे जाने के कारण कुछ मूत्र मूत्रेंद्रिय के क्षेत्र में ही रुक जाता है, या वायु वहां पे उसको मूत्र को खींच लेती है। तो क्षय वैगुण्य अनिलाक्षेपे किसका निदान है या किस मूत्र दोष के लिए कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो क्षय वैगुण्य अनिलाक्षेपे दोनों से संग, पर नाम में क्लियर है। संग कहाँ होता है? दोष जब पूरी बॉडी में घूमते हैं, ढूंढते हैं, तो चिपकना मतलब संग होना। तो संग कहाँ होता है दोष? बोलिए जी। हम्म। हम्म। ठीक। ठीक। बस और बचे ही क्या, पीछे का कांच। ठीक है, तो कल ही दे दो। अच्छा। आओ मैं 1 मिनट आपको 10 मिनट पे लगाऊं क्या, कहीं बैठा हूँ? हाँ बताओ भाई। कि निदान सेवन आपने किया, दोष प्रकुपित हुए, अब प्रकुपित होके दोष पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, तो वो कहाँ संग होंगे? संग मतलब चिपकेंगे या रुकेंगे कहाँ? एग्जैक्टली exactly। खाली स्थान जहां भी होगा, खाली स्थान नहीं बोलते उसको, खा वैगुण्य। आपने फिजियोलॉजी पढ़ी नहीं है क्या? खाली स्थान में क्यों रहेंगे? खाली स्थान मतलब क्या होता है? खा मतलब खाली होता है क्या? खा मतलब खाली नहीं होता, खा मतलब होता है स्रोतस। खा मतलब होता है कोई भी ऐसी खाली स्पेस, और वैगुण्य मतलब होता है उसकी विगुणता। तो ख मतलब स्रोतस और विगुणता मतलब विगुणता। तो जहां भी स्रोतो विगुणता दिखेगी वहां वो दोष जाके संग हो जाएंगे। संग मतलब, संग मतलब क्या होता है? अरे संग वर्ड का मतलब पूछ रहा हूं मैं तो। संग मतलब जुड़ना या कहीं रुकना या कहीं अवरोधित हो जाना या कहीं चिपक जाना, है ना? तो संग मतलब क्या होगा? वो दोष जहां पे भी जाके रुकेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट होंगे या रुक चिपकेंगे, वो जगह कौन सी होती है? खवे गुणने वाली। तो श्लोक आएगा आपको, खवे गुण्य अनिलाक्षेप पे किस बस्ती दोष के लिए कहा गया है, तो आप खवे गुण्य देख के ही क्या लगा दोगे कि खवे गुण्य पे क्या होगा दोषों का? जहां भी खवे गुण्य होगा वहां दोषों का क्या होगा? संग। इसलिए आप आंसर लगा दोगे मूत्रोत्संग के लिए कहा गया है। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए कि मणि संधव स्त्रवेत पश्चात रुगावत अथ चातिरुक, मतलब या तो रुक के साथ होगा या चातिरुक के साथ होगा। तो मणि जो रहती है, मणि मतलब जो आपका ग्लैंस पेनिस होता है, ग्लैंस पेनिस के संधि भाग में रुक जाता है क्या? मूत्र। और रुका हुआ मूत्र कुछ देर बाद बिना वेदना के अथवा अत्यधिक वेदना के साथ निकलता है। इस रुके हुए मूत्र के कारण मूत्रेंद्रिय में गुरुता होती है तथा मूत्र की धारा टूट कर आती है। इंपॉर्टेंट है। मूत्रोत्संग, है ना? तो मणि, मणि को हमेशा कौन संग रखता है?
अपन बोलते ना तुम्हारे पास सोने की मणि है यार, तुम्हारे पास हीरे की मणि है यार, तो अपन बोलते ना मणि को हमेशा अपने संग में रखना, इधर उधर मत छोड़ देना। लिख लो वहां पे, मणि को हमेशा संग में रखना चाहिए। संग मतलब साथ में। तो बस पूछेगा आपसे कि मणि संदोष द्रवेद पश्चात व अथवा तिरुक, किसके लिए कहा गया है? तो क्या लगाएंगे मणि देख के? मणि को हमेशा संग रखना चाहिए, मतलब मूत्रोत्संग। ये आंसर क्लियर। एक क्वेश्चन बनता है कि कभी वेदना के साथ या कभी अत्यधिक वेदना के साथ मूत्र त्याग किस बस्ती दोष में होता है? तो इसको याद कैसे रखेंगे? संगिनी से। संग मतलब संगिनी, शादीशुदा हुआ वाला आकाश ही दिख रहा है मेरे को। तो शादीशुदा हुए वाले लोगों के पास संगिनी होती है, और संगिनी जो है वो या तो ठीक ठाक चला देगी और या जीवन खा जाएगी। तो दो चीज होती है संगिनी के साथ, या तो अति वेदना के साथ और या बिना वेदना के जीवन कट जाता है। तो संगिनी के कारण दो ही चीज हो सकती है, या तो वेदना ही नहीं होगी बिल्कुल, या इतनी होगी कि झेल नहीं पाओगे। तो पूछेगा कि वेदना चाहती रुक या बिना वेदना के, किसके लिए कहा गया है? तो आप क्या लगाओगे? कभी वेदना कभी बिना वेदना के। तो ये काम किसका है? संगिनी का। क्लियर? मूत्रोत्संग, है ना? और गुरु से फशा, आकाश बिना वेदना वाला है कि नहीं वाला है, वो सामने तो सब ऐसे ही बोलते हैं, तो उसको पता होगा कि वो क्या है। तो ये राज उसी के साथ जाएगा, क्योंकि आखिर तक आप किसी को बता भी नहीं सकते। ऐसे ही तो बर्बादी थोड़ी बोलते हैं क्यों भाई हेड़े जी? इसलिए अपन कर ही नहीं रहे। एक और चीज है लास्ट वाली, देखो। विच्छिन्नम उच्छेष गुरु सेफशः, कभी ये भी पूछ ले कि गुरुता, सेफ में गुरुता किस बस्ती दोष में होती है? तो बस्ती दोष में गुरुता कब रहेगी? जब उसमें कोई चीज अटकी रहेगी। सेफ या लिंग में गुरुता कब रहेगी? जब उसमें कोई चीज अटक जाएगी। तो अटकने वाली या संग होने वाली चीज आपने एक ही पढ़ी है, मूत्रोत्संग। तो उसमें आप मूत्रोत्संग लगा दें। जहां किसी चीज का संग हो जाता है ना, तो वो चीज अपने आप भारी हो जाती है। ठीक है ना? तो संगिनी के आने से जीवन भारी हो जाता है। इसलिए गुरु सेवशा वाला श्लोक भी किसमें है? मूत्रोत्संग का। क्लियर है? चार। बोलो रे। पांचवा आता है मूत्र क्षय। नाम से क्लियर है, मूत्र क्षय। तो देखो क्या लिखा है, वात आकृति भवेत वातान मूत्र शुष्यति संशया। वायु के द्वारा जब मूत्र का शोषण हो जाए तो उसे मूत्र क्षय कहा जाता है। इसमें वायु के लक्षण पाए जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। शुष्यति संशया, दोनों चीज से समझ में आ रहा है आपको कि ये क्षय के कारण हो रहा है। क्षय इसलिए हो क्योंकि सूख गया शुष्यति, और संशय दोनों में दिख रहा है कि मूत्र क्षय का लक्षण है। कोई डाउट है यहाँ? जल्दी बोलो रे। ठीक है। उसके बाद आता है मूत्रातीत। मूत्रातीत, मूत्रातीत के नाम से क्लियर है। अतीत मतलब पास्ट, मतलब बहुत पहले से आपको मूत्र का वेग है, लेकिन आपने उसको रोक रोक के रोक रोक के रोक रोक के रोक रोक के बहुत ज्यादा टाइम कर लिया, क्लास खत्म ही नहीं हो रही, क्या करोगे? तो जब आप फिर यूरिनेट करने जाते हो, तो एकदम से उस फ्लो में यूरिनेशन नहीं होता, है ना? बहुत समय तक अगर आपने किसी वेग को रोका हुआ है और एकदम से आप उसको प्रवर्तन करोगे, तो वो इतने फ्लो में नहीं हो पाएगा। वहां पे वो थोड़ा रुक रुक के ऑब्स्ट्रक्ट होते हुए आएगा। उसको बोलते हैं मूत्र अतीत। तो देखो लिखा है नाम में, अतीत मतलब पिछला, और पिछला मतलब पुराना। पुराना मतलब क्या होता है? चिर। तो ये ऐसे इस श्लोक को पहचानना है कि चिरम धार्य तो मूत्रम त्वरया न प्रवर्तते। चिरम मतलब बहुत समय से अगर आपने धारण किया हुआ मूत्र है, तो वो एकदम से त्वरित प्रवर्तित नहीं होता। इतनी लाइन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अतीत की बात हो रही है। चिरम धार्य,
अतीत की चीजों को हम चिर मतलब बहुत समय तक धारण किए हुए आगे चलते हैं। ब्रेकअप हो गया पर निकल ही नहीं पा रहे, 1 साल तक फोटो ही दिख रही उसकी, है ना। तो अतीत से निकलना बहुत जरूरी है। तो मूत्रतीत की संप्राप्ति कैसी होगी? अतीत को चिर तक अपन धारण किए हुए रहते हैं। तो चिरम धारित मूत्रम त्वरेण प्रवर्तते किसका श्लोक है? मूत्रतीत का। याद हो जाएगा। है ना, कोई डाउट ही नहीं है। अगला है 7वां वातस्थीला। वातस्थीला देखो नाम से क्लियर है, वात अस्थिला। तो आद्यमापयन बस्ति गुदम रुद्रवा वायुश्चा नुलोमता कुरियात तीव्र अर्तिम अस्थिला मूत्र विण मार्ग रोधिनीम। लास्ट वाली लाइन को स्टार लगाओ। मूत्र विण मार्ग रोहिणी। मूत्र विट संगे कहां पड़ा था? मूत्र विट दोनों किससे रिलेटेड है? जठर से। तो कहां पढ़ा था अपन? मूत्रविट संगे जठर में पड़ा था। अब समझने वाली बात है, वहां पे है मूत्र और विट का संग होना। तो मूत्र और विट का संग होगा कहाँ? जठर में, क्योंकि मूत्र और विट दोनों जठर से रिलेटेड है, वहीं पे उनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे है मूत्र विण मार्ग रोधिनी। मूत्र विण का मार्ग रोक लेती है, मूत्र और विण से संबंधित नहीं है, मूत्र विण के मार्ग से संबंधित है। और मार्ग पे क्या पड़ा होता है? किसी भी मार्ग पे क्या पड़ा होता है? अपन जा रहे हैं किसी मार्ग पर, तो रास्ते में क्या दिखते हैं? बहुत सारे पत्थर। पत्थर मतलब अस्थिला। तो अगर उसने मार्ग लिख दिया कि मूत्रविंड मार्ग रोधिनी, तो मार्ग पे रहते हैं पत्थर मतलब अस्थिला। तो मूत्रविंड मार्ग रोधिनीम लगा देना, अस्थिला। और आत्मा आप हम बस्ती गुदम रुद्ध वायु अनुलोमता मतलब प्रकृति वायु बस्ती गुदा को रोक कर, बस्ती गुदा को रोक कर आद्यमान उत्पन्न करती हुई चल और उन्नत तीव्र वेदना युक्त अस्थिला रोग को उत्पन्न करती है। तो दिख रहा है आपको, वायु चल उन्नताम। चल उन्नताम से ही आप समझ जाओगे कि उन्नत मतलब उठी हुई, और चल क्या होती है? अस्थिला या कोई ग्रंथि या कोई पत्थर जैसी होगी, है ना। तो बस लगा देना कि अस्थिला जो है वो क्या होती है? चल और उन्नत होती है। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अस्थिला मतलब अपन याद रखो उसको पत्थर से, है ना। तो जो आदमी उन्नति की ओर चलता है ना, उसको आदमी वात के मतलब बातों के पत्थर मारते हैं। याद इसलिए कर लो क्योंकि आगे एक अस्थिला जैसा और आने वाला है, उसको ऐसे ही याद कर लो। क्या लिखोगे? कि जो उन्नति की राह में चलता है निरंतर, उसको लोग बातों के पत्थर मारते हैं। बातों के मतलब वात अस्थिला का है, चल उन्नताम। उसी के ऊपर छोटी सी लाइन शॉर्ट में लिख लो, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। क्लियर? बस 7वां आता है, 9वां आता है आपका उष्णवात। उष्णवात के नाम से क्लियर है कि ऊष्मणा सूक्ष्मकम मूत्रम शोषणम रक्त पीतकम उष्णवाता सृजेत कृच्छात सुपस्तात अति दाहवान। अति दाहवान तो क्लियर है कि उष्ण नाम में ही अति दाहवान। पित्त के साथ कुपित वायु पित्त की ऊष्मा से मूत्र का शोषण करती हुई। 8वां इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। कुछ क्वेश्चन बनेगा ही नहीं उस पर, तुम लोग पढ़ के देख लो खुद ही। इसलिए बना, जहां से क्वेश्चन आता है वो पॉइंट आउट करो, ऐसे तो फिर पढ़ने की चीज सब कुछ है। उष्णवात देखो, ऊष्मणा सऊष्मकम मूत्रम शोषयन रक्त पीतकम। शोषयन, शोषण एक तो कहाँ हो रहा था? मूत्र का शुष्यति। कौन से मूत्र दोष में हो रहा था? शुष्यति मतलब क्षय। शोषण तभी होगा जब आदमी का क्षय हो जाएगा, मूत्र क्षय में था। तो यहाँ पे क्या है? ऊष्मणा सऊष्मकम मूत्रम शोषयन रक्त पीतकम। रक्त और पीतकम, शोषयन रक्त पीतकम भी आया तो आप उसको समझ जाना कि रक्त और पीत इन्वॉल्व है, मतलब वो क्या है? ऊष्मा है।
तो अगर शोषण के साथ रक्तपीत कम आ रहा है, मतलब शोषण उसका किस कारण हो रहा है, गर्मी के कारण, उष्णता के कारण, तो उष्णवात लगा देना। उष्णवाता सृजेत कृच्छात, बस्ती और मूत्रनदी प्रदेश में वेदना और दाह होता है, उसे उष्णवात कहते हैं। बस पीत मार्ग का मूल निकलेगा ही, तो अपन ने याद ही कर लिया कि रक्त और पित्त मतलब ऊष्मा, तो रक्त पित्त दोनों की ऊष्मा क्या होती है, उष्णा, उष्णवात है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको गोनोरिया भी कहते हैं कोई लोग, गोनोरिया। उसके बाद आओ वात कुंडलिका। वात कुंडलिका में कुछ खास नहीं है। गति संघात उदाव्रत मूत्र स्थान मार्गयो मूत्रस्य विगुणो वायु प्रकृति कुंडली मूत्रम विहंति सस्तंभ अंग गौरव वेष्टने तीव्र रुख मूत्रविट संज्ञा। यहाँ भी मूत्रविट संज्ञा आया है, वात कुंडली के एतिसा, है ना। तो वहां का मूत्रविट संज्ञा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। काय पे आओगे आप, सस्तंभ अंग गौरव वेष्टने, इतने को अंडरलाइन कर लो बस, कभी पूछा गया अगर तो, ऐसे पूछेगा नहीं। अंग गौरव वेष्टने, है ना। तो बड़े बड़े कुंडल अगर पहन लोगे तो अंग में गौरवता आती है, और वो वेस्टर्न मतलब लटकने लगते हैं। तो अंग गौरव वेस्टर्न, वेस्टर्न मतलब लटकना, लटकेगा कब आदमी, जब बहुत भारी भारी कुंडल पहनेगा। कुंडल मतलब वात कुंडल। क्लियर, बस्ती कुंडल नहीं लगाना, वात कुंडल। और 11वां आता है रक्त ग्रंथि। रक्त ग्रंथि देखो, रक्तवात कफाद दुष्टम बस्ती द्वारे सुधारण। रक्त वात कफाद दुष्टम, वात तथा कफ से दूषित रक्त, वात और कफ के साथ रक्त भी दूषित हो जाए तो लिखा ही हुआ इसमें, रक्त वात कफात। ठीक है, रक्त वात और कफ के साथ रक्त आपको दिखा तो आप क्या लगा दोगे, रक्त ग्रंथि, बिना सोचे। दुष्टम बस्ती द्वारे सुधारण, बस्ती द्वार पर दुष्ट हो जाते हैं। और नीचे देखो, अश्मरी सम शूलम तत् रक्त ग्रंथि प्रचक्षते। बस अपने को ये लाइन याद रखना कि अश्मरी के समान शूल किस बस्ती दोष में होता है, क्योंकि अश्मरी तो चरकने मानी नहीं। तो क्या लगाओगे आप, अश्मरी मतलब अश्मरी। और अश्मरी जब आपकी किडनी या यूरेटर में फंस जाती है तो वहां पे वो रप्चर करती है, और रप्चर होती है तो क्या निकलता है मूत्र मार्ग से, रक्त। बस अपना कोरिलेशन हो गया। अश्मरी से रप्चर होने के कारण रक्त निकलता है, मतलब अश्मरी वाला लक्षण जो है वो किसमें है, रक्त ग्रंथि में है। लिख लो आप, अश्मरी इक्वल्स टू रक्त, कहीं भी टकराएगी तो वहां रक्त निकलेगा। क्लियर है। बोलो। और लास्ट आता है विड़ विघात। विड़ विघात मतलब विड़, विड़ मतलब क्या होता है, मल। और मल की रक्षा, विड़ की रक्षा किस पेशेंट में करनी चाहिए, शोष या राजक्ष्मा, है ना। वही लिखा है देखो, रूक्ष दुर्बल योर वातेन उदाव्रतम शक्रदत्तता। मतलब जो रूक्ष और दुर्बल पेशेंट वाला निदान जो है, अगर पूछे कभी कि रूक्ष और दुर्बल पेशेंट में कौन सा बस्ती दोष होता है, तो आप क्या लगाओगे, विड़ विघात। क्यों, क्योंकि विड़ की रक्षा रूक्ष और दुर्बल व्यक्तियों में ही करना चाहिए जो राज्यक्षमा से पीड़ित रहते हैं। निदान ऐसे याद रखना। और लास्ट लाइन देख लो, विड़ गंधम मूत्रयेत कृच्छान विड़ विघातम विनिर्दिशेत। और विड़ की गंध के साथ मूत्र त्याग अगर हो तो विड़ विघात होगा ही होगा, है कि नहीं। इसमें भी कोई डाउट नहीं। हाँ, बस्ती कुंडल का कारण संप्राप्ति चिकित्सा, बस्ती कुंडल कंफ्यूज करता है वात कुंडलिका से या वात कुंडल से। तो वात कुंडलिका को अपन ने कैसे याद किया कि कुंडल पहन लोगे तो अंग में वेष्टन होगा, भारीपन होगा, मतलब लोग बात करेंगे कि इतने भारी भारी कुंडल पहन के आए हैं, देखो कान लटक रहे हैं उसके, तो लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। मतलब वेस्टर्न अंग गौरव वाला जो है वो वात कुंडलिका का है, ना कि बस्ती कुंडल का है। ये चीजें क्लियर हुई। भाई कुंडल भारी पहनोगे और कान नीचे तक वेष्टित रहेंगे
तो लोग क्या बात करेंगे कि बस्ती क्या क्या होगा उसमें, लोग बात करेंगे ना। इसलिए वेस्टर्न गौरव वाला श्लोक वात कुंडल का है, ना कि बस्ती कुंडल का। ये क्लियर है ना। बस्ती कुंडल क्या है कि अति शीघ्र गति से रास्ता चलना, परिश्रम, चोट आदि लगने के कारण मूत्राशय स्थान से हट जाती है और उसका मुख घूम जाता है, और मुख के घूम जाने से बस्ती मोटी हो जाती है और गर्भ के समान लगती है। तो स्थूल तिष्ठति गर्भवत, इतनी को अंडरलाइन करो। स्थूल मोटी होके गर्भ के समान लगती है, ऐसा कौन सा बस्ती दोष है ना। तो कैसे याद रखेंगे, गर्भ की जो आवृत्ति है या गर्भ का जो तिष्ठति है, गर्भ का जो वास होता है, वो कहाँ होता है, कौन सा प्रदेश बढ़ता है गर्भवती महिलाओं में, कौन सा प्रदेश पूछ रहा हूं। बस्ती प्रदेश। गर्भाशय नहीं होता, गर्भाशय आशय है। वो किस प्रदेश में है, तो बस्ती प्रदेश, और पूरा बस्ती प्रदेश है लोअर एब्डोमेन उसका, उस बच्चे की प्रेगनेंसी में बढ़ता है। तो ऐसा लिख लो, गर्भ में बस्ती प्रदेश बढ़ता है, मतलब गर्भवत स्थिति किसका लक्षण हुआ, बस्ती कुंडल का। ऐसे छोटे छोटे कोरिलेशन करने हैं अपने, क्योंकि 13 चीज है और अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछता है। यहां तक की बात समझ में आ रही है। 13 बस्ती दोषों में कुछ इजी हुए कि यहाँ कोरिलेशन है, तो अपन याद करके क्वेश्चन के आंसर लगा लेंगे, क्योंकि बहुत टिपिकल है और इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बची है, थर्ड लाइन देखो, किसके लिए आई, बस्ती कुंडल के लिए आई है, कि बस्ती कुंडल आहुस्तम घोरम शस्त्र विशोपमम, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बस्ती कुंडल को घोर और शस्त्र या विष के समान कहा गया है, शस्त्र विशोपमम, है ना। तो कैसे याद रख रहे हैं, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपने बस्ती कुंडल को किससे कोरिलेट करके याद किया, बस्ती को अपन ने किससे कोरिलेट किया, गर्भ से। और गर्भ को अपने को निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ता है डिलीवरी के टाइम, शस्त्र, बस। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है बस्ती इक्वल्स टू गर्भ इक्वल्स टू शस्त्र, मतलब शस्त्र विष वाली लाइन भी गर्भ वाले बस्ती कुंडल की ही है। पवन प्रबलम प्रायो दुर्निवारम बुद्धि भी, दुर्निवार भी बोला गया है इसको, किसको, बस्ती कुंडल को, है ना। तो याद रखना, दुर्निवार होता है। तो दुर्निवार, शस्त्र विष के समान, सभी कुछ किसके लिए बोला है, बस्ती कुंडल के लिए या गर्भ वाले के लिए। क्लियर है 13 के 13, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर स्टाइल आगे लिख लो, बस्ती कुंडल रोग की चिकित्सा मूत्रकृच्छ चिकित्सा के समान करना है। बस्ती कुंडल के समान चिकित्सा किसकी करना है, मूत्रकृच्छ के समान चिकित्सा करना है। तो बस्ती कुंडल इक्वल्स टू मूत्रकृच्छ समान चिकित्सा, बस। आपके 13 की 13 मूत्र रोग और सिर के अपतंत्र कप्तानक रोग सब हो गया। उत्तर बस्ती का विधान चालू है अब अगले लेक्चर से, उत्तर बस्ती अपन पढ़ेंगे। कुछ सिर के रोग हैं, कुछ नश्य है, वो भी पढ़ेंगे, धूमपान भी है। 9वां चैप्टर बड़ा लंबा है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत पर्याप्त है, बहुत सारा पोर्शन आपके पास। सुबह तक के मैंने जो पंचकर्मा शीट थी